सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के प्रथम अध्याय राख की रस्सी का अध्ययन करेंगे। यह कहानी तिब्बत से जुड़ी हुई है। लोनपोगाड़ तिब्बत के 32वें राजा सौनग-वसैन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। तो लोनपोगाड़ कौन थे? तो वह तिब्बत के 32वें राजा सौनग-वसैन के मंत्री थे और वो काफ़ी चालाक और हाजिर जवाबी। सही समय पर सही प्रश्नों का उत्तर देना हाजिर जवाबी कहलाती है। तो वो अपने चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे और उनकी चालाकी और हाजिर जवाबी के कारण दूर दूर तक उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। बड़े मज़े से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। तो उनका बेटा वह काफ़ी सीधा साधा था। लोनपोगाड़ को चिंता सताने लग गई कि जब वह बड़ा होगा और इतना भोला है तो फिर उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो वह चिंतित रहता था। लोनपोगाड़ ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो उसने एक तरकीब निकाली। वह अपने बेटे की बुद्धिमानी को परखना चाहता था। एक दिन लोनपोगाड़ ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोड़ों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो लोनपोगाड़ अपने बेटे को 100 भेड़ दिए और उन्हें शहर जाने को कहा। लेकिन भेड़ों को मारना या बेचने की मनाही थी और भेड़ों के साथ साथ उसके बेटे को 100 बोरे अनाज भी लाने थे। अब लोनपोगाड़ बहुत चिंतित हो गया। फिर भी लोनपोगाड़ का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। अब लोनपोगाड़ का बेटा शहर तो चला गया, उसे 100 बोरे अनाज भी लाने थे, मगर भेड़ को बेचे बिना। तो वह चिंतित हो गया और वह सड़क किनारे बैठ कर के इस समस्या का समाधान खोजने लग गया, पर उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बेचारा बहुत दुखी हो गया। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और वह लड़की लोनपोगाड़ के बेटे से पूछती है, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगाड़ के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतने दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। अब लड़की उसे सांत्वना देते हुए कहती है, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं इस समस्या का हल, तुम्हारी जो समस्या है बिना भेड़ को बेचे हुए 100 बोरे अनाज लाने हैं, तो मैं इस समस्या का हल तुरंत निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाज़ार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। आप तो जानते ही हैं, भेड़ के बाल से ऊन बनाए जाते हैं और वो काफ़ी कीमती होते हैं। तो वो लड़की अपनी बुद्धिमानी से उस भेड़ के बाल काट करके बाज़ार में बेच दी और उससे जो पैसा मिला उसने उससे जौ के 100 बोरे खरीद लिए और लोनपोगाड़ के बेटे को वापस घर भेज दी। लोनपोगाड़ के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब लोनपोगाड़ जब अपने पिता के पास पहुंचा तो वह बिना भेड़ को बेचे हुए वह 100 बोरे अनाज ले आया था।
तो लोनपो गार्ड सोचा उसके पापा उसकी इस हरकत से खुश होंगे और उसने अपनी कहानी, बीती हुई कहानी अपने पिता को सुनाया। पर उसके पिता उसकी आप बीती पर कोई ध्यान नहीं दिए। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब फिर उसके पिता अपने बेटे को भेड़ों के साथ बाहर जाने को कहा और फिर उनके सामने वही कार्य दिया गया कि बिना भेड़ों को बेचे हुए 100 बोरे अनाज लाना है। फिर से निराश लोनपो गार्ड का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। जो लड़की पिछले बार लोनपो गार्ड के बेटे की मदद के लिए आई थी, वही लड़की इस बार फिर आई। उसने उससे अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। फिर लड़के ने अपनी मुसीबत बताते हुए लड़की को सारी बातें बताई और फिर वही प्रस्ताव रखा कि अब भेड़ों को बिना बेचे हुए मुझे 100 जौ के बोरे लेकर फिर घर वापस जाना है। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार्ड के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे फिर घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार्ड का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। अब जब लोनपो गार्ड का बेटा 100 बोरे अनाज फिर से अपने पिता को दिया तो इस बार वह काफ़ी खुश था और फिर जितनी भी बीती हुई घटनाएं थी वह अपने पिता को सुनाया। सुनकर लोनपो गार्ड बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपो गार्ड ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अब जब लोनपो गार्ड का बेटा उस लड़की को राख की रस्सी बनाने के लिए कहा तो लड़की बनाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वह शर्त रखी कि राख की रस्सी उसके पिता को गले में पहननी होगी। अब भला आप सब तो जानते ही होंगे कि रस्सी जलाने के बाद वह राख बन जाती है और राख को भला कैसे पहना जा सकता है। तो लोनपो गार्ड ने सोचा होगा कि रस्सी तो बन ही नहीं पाएगी, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। अगले दिन लड़की 9 हाथ की लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर के एक बड़े टुकड़े पर रख के उसे जलाया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख उस पत्थर पर बची रह गई। इसे वह सील समेत यानी उस पत्थर के साथ जली हुई रस्सी की राख और वह पत्थर समेत लोनपो गार्ड के पास लेकर गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपो गार्ड रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है क्योंकि वह टूट जाता। भला रस्सी की राख कैसे पहन सकते हैं? हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपो गार्ड ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब लोनपो गार्ड को अपने बेटे के लिए एक समझदार लड़की मिल गई थी। इस वजह से लोनपो गार्ड ने भविष्य की चिंता किए बिना अपने बेटे की शादी
उस लड़की के साथ कर दिए।